नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामगोपाल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और आज की इस वीडियो में हम किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर बातचीत नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से लॉन्च किए गए एक ऐप के बारे में। जी हाँ, आशा पे ऐप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है जिसके जरिए जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो अपने मानदेय को क्लेम करेंगी और इसी ऐप के जरिए जो उनकी एएनएम है वो उसको वेरीफाई करेंगी। फिर वो डाटा जो है वो उनके ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा और ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर जैसे ही उसको वेरीफाई कर देते हैं वो सारी की सारी जो भी एंट्रीज होगी वो उनके डॉक्टर के पास चली जाएगी। फिर डॉक्टर जैसे ही उसको वेरीफाई कर देते हैं वो उनके अकाउंटेंट के पास चले जाएगी और वहीं से आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पहल स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से ये की गई है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऐप को लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि कुछ जिलों के अंदर जो आशा कार्यकर्ताएं हैं उनके मानदेय को 2-2, 3-3 महीने तक के लिए लटका दिया जाता है, रोक के रखा जाता है, समय पे उनके पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है। इसी की वजह से आशा कार्यकर्ताओं में अक्सर रोष देखने को मिलता है, नाराज़गी देखने को मिलती है। जब भी उनकी हड़ताल होती है या किसी भी प्रकार की कोई मांगे रखी जाती है तो ये बिंदु अक्सर उनमें देखने को मिला कि उनकी जो समय पे पेमेंट नहीं आती है। तो आशा कार्यकर्ताओं की पेमेंट समय पे आए, इसके लिए ही ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। इसके लिए मान लिया जाए जैसे नवंबर माह का जो मानदेय का भुगतान आशा कार्यकर्ताएं करना चाहती हैं तो दिसंबर महीने के पहले 5 दिन, जी हाँ 5 दिन का समय आशा कार्यकर्ता को दिया जाएगा जिसमें वो जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया है वो इस ऐप में उसकी एंट्रीज करेंगे। उसके पश्चात 2 दिन का समय उनकी एएनएम को दिया जाएगा कि वो उनको वेरीफाई करे। उसके पश्चात 2 दिन का समय ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर को दिया जाएगा कि उसको वेरीफाई करे और आगे की तरफ फॉरवर्ड करे। उसके पश्चात दोस्तों सिर्फ 2 दिन का समय ही उनके डॉक्टर को दिया गया है कि वो उसको आगे रिकमेंड करे और उसको वेरीफाई करे। और उसके पश्चात 2 दिन का समय ही अकाउंटेंट को दिया गया है कि वो आशा कार्यकर्ता द्वारा जो भी पेमेंट क्लेम की गई है उसका भुगतान समय पे करे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 13 तारीख तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैंक की तरफ से अगर पेमेंट लंबित हो जाती है तो 15 तारीख तक आशा कार्यकर्ताओं की पेमेंट उनके खाते में आ जानी चाहिए। और यही इस ऐप को लॉन्च करने का इसका सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं आशा पे ऐप के बारे में। जी हाँ, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आशा पे ऐप को देख पा रहे हैं। जैसे ही मैंने इस ऐप को खोला उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछता है। यूज़र आईडी प्रत्येक आशा एएनएम बैग का अलग अलग रहेगा। तो अभी के लिए मैं एक आशा का यूज़र आईडी नंबर इसमें एंटर करता हूँ और उसका पासवर्ड इसमें हम लगा लेते हैं। तो पासवर्ड लगाने के पश्चात अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। एंट्री दर्ज करें, जो भी आशा द्वारा कार्य किया गया है उसकी एंट्री वो यहाँ पे दर्ज करेंगी। इसके पश्चात जो भी एंट्री दर्ज कर देती हैं तो उस डाटा को एएनएम के पास वो जमा कर देंगी। और अगर उसका विवरण देखना चाहती है तो आशा तीसरे ऑप्शन के अंदर जाकर देख सकती है। अगर उसकी फाइल अभी कहाँ तक पहुँची है, जैसे एएनएम के पास अभी लंबित है, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के पास है, डॉक्टर के पास है या अकाउंटेंट के पास है, तो उसका विवरण यहाँ से देख सकती है। और अगर किसी एएनएम, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर व डॉक्टर द्वारा आशा की किसी भी गतिविधि को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो यहाँ 4th ऑप्शन में जाकर आशा उसका विवरण देख सकती है। और अगर उसको पुनः दर्ज करना चाहती है तो यहाँ से दर्ज भी कर सकती है। तो एंट्री दर्ज करें। तो अभी के लिए हम इस आशा कार्यकर्ता द्वारा मई माह में उसका जो कार्य किया गया है उसकी एंट्री करते हैं। मान लिया जाए 15 तारीख की डेट में हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एनएचएम की नियमित गतिविधियां।
जी हाँ, नियमित गतिविधियों के अंदर जो आशा को 2,000 रुपये मिलते हैं, कुल 300 की 5 एंट्री, उसके पश्चात 150, 200 और 150। इसमें मान लिया जाए गर्भवती महिला की मासिक सूची आशा द्वारा तैयार की गई है। इसके अलावा ड्यू लिस्ट भी बनाई गई है। परिवारों को सूचीबद्ध करने का कार्य भी आशा द्वारा किया गया है। एलिजिबल कपल से संबंधित भी आशा द्वारा काम जो है वो किया गया है। उसके पश्चात VHND की बैठक में भी आशा द्वारा भाग लिया गया है और VHSNC की बैठक में भी आशा द्वारा भाग लिया गया है। तो ये आशा द्वारा जमा कर दी जाती है। उसके पश्चात आशा को याद आता है कि उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे उसकी जो मासिक बैठक हुई थी उसमें भी उसके द्वारा भाग लिया गया था और गलती से ये एंट्री रह गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी आशा इसमें एंट्री कर सकती हैं और उसके पश्चात डाटा फिर से जमा कर देगी। तो उसके पश्चात हम देख लेते हैं कि आशा कार्यकर्ता द्वारा मातृ स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कार्य किया गया है। तो मातृ स्वास्थ्य के लिए देखिए ANC की जांच, जो ANC गर्भवती महिलाएं होती हैं उसकी जांच करवाना प्लस उनकी प्रसूति सरकारी विभाग में करवाने से संबंधित कार्य आता है। तो ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह से आशा कार्यकर्ता द्वारा राशि क्लेम की जाती है। जैसे कुछ ज़िलों में तो जैसे ही उसके द्वारा पहली जांच करवा ली जाती है तो उसके पश्चात पहली जांच की पेमेंट आशा द्वारा क्लेम कर ली जाती है, उसके पश्चात दूसरी की, फिर तीसरी की। लेकिन कुछ ज़िलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि तीनों की तीनों जांच कंप्लीट होने के पश्चात आशा द्वारा पेमेंट क्लेम की जाती है। तो मान लिया जाए 2 ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी तीनों की तीनों जांच आशा कार्यकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। किसी भी गर्भवती महिला की तीनों जांच पूर्ण करने के पश्चात जो सेल्फ अप्रेजल का हमारा लास्ट पेज है जिसमें X1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ था, वहाँ पे 100 रुपये जो अलग से हम डालते हैं वो भी यहाँ पे आ जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाता है कि तीसरी जांच आप महिला की नहीं कर पाते हैं तो इसमें आप 100 रुपये का क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात मान लिया जाए एक गर्भवती महिला ऐसी थी जिसकी प्रसूति आपके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में करवाई गई है और आपके द्वारा डाटा जमा कर दिया गया है। इसके पश्चात मान लिया जाए कि JSY की एक महिला है जिसकी ANC जांच आपके द्वारा करवा ली गई है। वह इसके अलावा 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी प्रसूति आपने सरकारी हॉस्पिटल में करवा दी गई है, वह आपके द्वारा डाटा जमा कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं बाल स्वास्थ्य पे। जी हाँ, बाल स्वास्थ्य पे सबसे पहले आ जाता है HVPNC जिसके लिए कुल आपको 475 रुपये, 250 रुपये प्लस उसका हाफ 125 रुपये पेमेंट प्लस 100 रुपये जो X3 के अंदर हम भरते हैं, तो इन सभी का टोटल 475 रुपये बनता है। तो मान लिया जाए कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी HVPNC की 6 विजिट या 7 विजिट आपके द्वारा कर ली गई है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी 3 ही विजिट आशा द्वारा करवाई गई है और उसके पश्चात जो महिला है वो मायके चली जाती है या किसी कारणवश आशा अगर विजिट नहीं कर पाती है तो भी उसके लिए बहुत ही अच्छे से विभाग की तरफ से ध्यान रखा गया है। तो एक बच्चा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके अलावा अगर कम वजन व हाई रिस्क कोई बच्चा है उसके लिए आपके द्वारा कोई कार्य किया गया है। कुपोषित बच्चे के लिए अगर उसको आपने NRC में रेफ़र किया है तो उसके लिए। इसके अलावा जो NRC में रेफ़र करने के पश्चात अगर 4 बार आपके द्वारा फॉलोअप लिया गया है तो उसके लिए अगर आपके द्वारा किया गया है तो आप इसमें डाल सकती हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए माँ प्रोग्राम जो होता है जिसमें स्तनपान प्रोत्साहित करने वाली गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को प्रत्येक 3 महीने में एक बार आपने ये मीटिंग लेनी होती है, तो एक बैठक आपके द्वारा इस माह में ली गई है। इसके अलावा आपके क्षेत्र में मान लिया जाए 80 ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने ORS के पैकेट बांटे हैं। इसके अलावा एक बच्चा है जिसकी HVYC की सारी विजिट कंप्लीट हो गई है। एक सेशन आपके द्वारा लगाया गया है जिसमें क्या है कि 0 से 1 वर्ष तक के 2 बच्चों को, 1 से 2 वर्ष तक के 1 बच्चे को व 5 से 6 वर्ष तक के 3 बच्चों को आपके द्वारा टीका लगवाया गया है। व इसके पश्चात हम डाटा जमा
कर देते हैं। इसके पश्चात फैमिली प्लानिंग के लिए मान लिया जाए एक PPI-UCD महिला द्वारा लगवाई गई है। वह शादी के बाद एक महिला ऐसी थी जिसके 2 वर्ष कंप्लीट होने के पश्चात बच्चा होता है, वह एक टोबेक्टमी या विसेक्टमी आपके द्वारा करवाई गई है। और आशा को लगता है कि हाँ भी मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर यहाँ भी आशा यह चाहती है कि इसमें मैं कोई फेरबदल करना चाहती हूँ, कोई कम या ज़्यादा करना चाहती हूँ, तो वो कर सकती हैं। जैसे मान लिया जाए 2 बच्चे ऐसे हैं जहाँ उसके द्वारा 3 विजिट पूरी कर ली गई है, तो यहाँ पे वो 2 भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर उसको ऐसा लगता है कि इस माह में तो माँ मीटिंग जो थी वो मेरे द्वारा नहीं, अगले महीने में माँ मीटिंग जब मेरे द्वारा ली जाएगी उसके पश्चात ही मैं इस पेमेंट के लिए आवेदन करूँगी, तो यहाँ पे वो 0 भी कर सकती हैं और उसके पश्चात डाटा हम लोग जमा कर देंगे। अभी आशा पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि उसके द्वारा जितने भी एंट्रीज की गई हैं वो बिल्कुल सही हैं और उसके पश्चात वो अपने मासिक जो डाटा है उसको जमा करना चाहती है। तो 2 महीने की एंट्री हम लोगों ने मान लिया जाए इस आशा की कर दी है मई और जून महीने की। तो सारा का सारा फार्म जो है वो यहाँ पे आके खुल जाता है और नीचे आप देख सकते हैं कि कुल 9600 रुपये, जिसमें 4000 रुपये जो अलग से आशा को दिए जाते हैं वो इसमें नहीं है। इसके अलावा कुल 9600 रुपये आशा के बनते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आशा चाहती है कि उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसमें कोई फेरबदल करना चाहती है तो यहाँ पे आशा फेरबदल कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे HVPNC का मान लिया जाए एक ही बच्चा ऐसा था जिसकी 3 विजिट आशा द्वारा की गई थी और इसमें वो फेरबदल करना चाहती है, तो यहाँ से वो इसको डिलीट कर सकती है। और डिलीट करने के पश्चात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 की जगह अगर हम 1 लिखेंगे तो फिर से डाटा अगर हम जमा कर देते हैं तो पीछे आने के पश्चात हम देखेंगे कि 395 की जगह 197 रुपये 50 पैसे यहाँ पे आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी कार्य को ऐड अगर आशा करना चाहती है तो ऐड भी कर सकती है, डिलीट अगर करना चाहती है तो डिलीट भी कर सकती है। अगर यहाँ आशा को लगता है कि उसके द्वारा जितने भी पैसे का जो भुगतान के लिए क्लेम किया गया है वो बिल्कुल सही है तो वो मासिक डाटा को जमा करेगी। तो ये पूछता है कि क्या आप पूर्ण डाटा जमा करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यह आपका पूर्ण मासिक डाटा माना जाएगा, यानी इसके पश्चात आशा बदलाव नहीं कर पाएगी। तो मान लिया जाए आशा ने हाँ कर दिया तो फिर से ये पूछता है कि आपकी भुगतान की जो कुल राशि है वो 9402 रुपये 50 पैसा बनता है, क्या आप इससे सहमत है, क्या आप इसे जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ तक जो बाजी रहती है वो आशा कार्यकर्ता के पास रहती है। जैसे ही आशा द्वारा हाँ कर दिया जाता है तो इसके पश्चात अगर हम पीछे आके देखेंगे तो मई महीने का डाटा आशा का ANM के पास चला जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल आशा कार्यकर्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसी प्रकार से जून महीने का जो डाटा है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें मान लिया जाए 6963 रुपये 50 पैसे आशा द्वारा क्लेम किए गए हैं और ये डाटा भी आशा द्वारा जमा करवा दिया जाता है। और अगर इनका विवरण अगर आशा देखना चाहती है, जैसे जून महीने का डाटा है तो कौन कौन सी गतिविधियों के लिए आशा द्वारा पेमेंट के लिए आवेदन किया गया है वो सारी की सारी एंट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि अभी जो आशा की जो फाइल है वो कहाँ पर लंबित है, अभी दिखा रहा है फाइल लंबित है ANM के पास। जी हाँ, अभी आशा की जो फाइल है वो ANM के पास है। तो बहुत ही अच्छा ये ऐप बनाया गया है जिसमें बहुत ही आसानी के साथ आशा कार्यकर्ता अपनी सारी की सारी एंट्रीज दर्ज कर सकती हैं। तो एक बार के लिए हम ANM की तरफ से भी देख सकते हैं कि ANM आशा द्वारा जो भी एंट्रीज की गई हैं, जो भी पैसे के भुगतान के लिए क्लेम किया गया है उसको स्वीकृत कैसे करेंगी। तो अभी यहाँ से हम एक बार के लिए आशा की ID को हम एक बार के लिए लॉग आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक उसी की ANM
का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर हम यहाँ पे भरते हैं तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि एएनएम की आईडी लॉगिन हो जाती है। एएनएम का यूज़र आईडी मैंने नंबर यहाँ पे मैंने लगा दिया है और इसके पश्चात उसका जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो उसके पश्चात अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो देखिए आशा जब लॉगिन करती है तो उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लेकिन जैसे ही हम एएनएम की आईडी को लॉगिन करेंगे तो इसमें 2 ही ऑप्शन आएंगे, आशा की गतिविधि को मंजूरी दें या लंबित गतिविधियों को देखें। तो आशा की गतिविधि को मंजूरी दें, एएनएम खोलेंगी तो उस पर्टिकुलर एएनएम के अंतर्गत कितनी आशा कार्यकर्ताएं आती हैं उन सभी के नाम यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस आशा की देखने के लिए ओपन किया है, मई महीने का अगर मैं देखना चाहता हूँ तो डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस आशा कार्यकर्ता द्वारा मई महीने का जो पेमेंट उसका जो बनता है उसके लिए कोई क्लेम नहीं किया गया है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि किस आशा कार्यकर्ता द्वारा इसके लिए क्लेम किया गया है, तो उसी आशा का डाटा हम ओपन करते हैं और मई महीने का डाटा जो है हम इसका देख लेते हैं। तो देखिए आशा द्वारा जो भी राशि क्लेम की गई है सारा का सारा डाटा इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसके लिए एएनएम के पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या है कि वो एक एक गतिविधि को पढ़ती चले जाए और उसके बाद में वो उससे पूर्ण रूप से स्वीकृत है या अस्वीकृत है वो वहाँ पे जो है वो डाल सकती है, या फिर पूरा का पूरा जो डाटा है अच्छे से एएनएम चेक कर ले और चेक करने के पश्चात एएनएम को अगर ये लगता है कि आशा द्वारा जो भी क्लेम किया गया है वो बिल्कुल सही है तो सभी गतिविधियों को मंजूरी देने का ऑप्शन पे जैसे ही एएनएम क्लिक करती है तो सारी की सारी जो भी गतिविधियां हैं उसको पूर्ण स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन उसके पश्चात एएनएम ये देखती है कि कोई ऐसा कार्य है जो आशा द्वारा नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आशा द्वारा राशि उसकी क्लेम की गई है, तो वो उस डाटा को पूर्ण अस्वीकृत भी कर सकती है। जैसे मैंने इस आशा की एक एंट्री को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया है और अस्वीकार करने का जो कारण है उदाहरण के तौर पे हम लिख देते हैं मान लिया जाए ये कारण उसका बनता है। इसके अलावा हम एक एंट्री और है जो हम आशा की कट करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि 2 ऐसी गतिविधियां हैं जिसकी पेमेंट पूर्ण रूप से अस्वीकार आशा कार्यकर्ता द्वारा कर दी गई है और उसके पश्चात जैसे ही एएनएम अपना ये डाटा जमा कर देती है तो एएनएम भी इसके पश्चात उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के पास चला जाएगा। वेरी गुड। तो पीछे आने के पश्चात हम फिर से देखते हैं कि इस आशा द्वारा जून माह का जो डाटा है वो भी क्लेम किया गया था। तो इसमें जून माह का जो भी डाटा आशा द्वारा क्लेम किया गया था उसके लिए सभी गतिविधियों से अगर एएनएम उसको मंजूरी देना चाहती है और पूर्ण रूप से सहमत है तो सभी को पूर्ण रूप से स्वीकृत करके डाटा जो है वो जमा कर सकती है। जैसे ही डाटा एएनएम के द्वारा जमा कर दिया जाएगा फिर उसके पश्चात एएनएम भी यहाँ पे उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर पाएंगी। तो एक बार के लिए इस डाटा को हम जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आशा की आईडी खोलने के पश्चात
जो भी उसकी जो लंबित गतिविधियां जो देखते हैं हम, वो उसकी फाइल कहाँ पे है, क्योंकि जो मई महीने का जो डाटा है वो अभी ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के पास चला गया है, और जून महीने का जो डाटा है वो अभी एएनएम के पास ही हम पेंडिंग रहने देते हैं। तो यहाँ से हम वापस फिर से आ जाते हैं और अभी हम उसी आशा कार्यकर्ता का डाटा फिर से चेक करते हैं, क्योंकि उस आशा को ये पूर्ण अधिकार है कि जो भी पेमेंट आशा कार्यकर्ता की एएनएम द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है उसके बारे में जानने का उसको पूर्ण रूप से अधिकार है। उसमें अगर फिर से आशा अगर फेरबदल करना चाहती है, अगर उसको जमा करना चाहती है तो आशा कर सकती है। तो अभी हम फिर से आशा कार्यकर्ता की आईडी से लॉगिन करते हैं। तो आशा का यूज़र आईडी नंबर मैंने लिखा और पासवर्ड लिखा, और उसके पश्चात हमें जैसे ही खोला है तो मासिक मानदेय का विवरण देखें। जी हाँ, इसमें मई महीने का अगर हम खोल के देखते हैं तो फाइल लंबित है अभी ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के पास, आप देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम देखना चाहते हैं कि जून महीने की जो फाइल है वो अभी एएनएम के पास ये शो करेगा, और इसके पश्चात जैसे ही ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के द्वारा इसको पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दिया जाता है तो उसके पश्चात ये जो फाइल है ये डॉक्टर के पास चली जाएगी। डॉक्टर उसको स्वीकृत कर देता है तो अकाउंटेंट के पास चली जाएगी और वहीं से उसके पैसे का भुगतान कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अस्वीकृत एंट्रीज को देखें और दर्ज। शादी के बाद पहले बच्चे के लिए 2 साल का अंतराल करवाना, और इसमें एएनएम ने उसको बताया कि अभी इसके लिए कुछ दिन कम बनते थे तो इसीलिए आपकी पेमेंट काट ली गई है, और आशा इससे पूर्ण रूप से अगर सहमत है तो ये सहमत वाले पे ओके किया, और ठीक जैसे ही करती हैं तो वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाता है 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करवाना, यहाँ पे एएनएम द्वारा ये पेमेंट काट ली गई है। हो सकता है कि गलती से काट ली गई हो या आशा द्वारा कार्य नहीं किया गया है, लेकिन आशा ये कह रही है या आशा ने एएनएम को अच्छे से बता दिया है कि मेरे द्वारा ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और इसको पुनः जमा करना चाहती है तो पुनः भी जमा कर सकती है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, दर्ज करें तो कितने बच्चों का डाटा था, 2 बच्चों का डाटा था। तो डाटा बदलने के लिए आपने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे पूरी तरह से जमा आपके द्वारा कर दिया गया है। तो फिर से जो बात है वो जो ये एंट्री है वो हम देखेंगे कि एएनएम के पास चली गई है। तो अभी फिर से हम एएनएम की जो आईडी है उसको लॉगिन करने जा रहे हैं। एएनएम की यूज़र आईडी मैंने लिखा और यूज़र आईडी लगाने के पश्चात उनका पासवर्ड मैंने लगाया, और इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आशा की गतिविधि को मंजूरी दें, तो उसी आशा का हम डाटा देख लेते हैं। और मई माह की पेमेंट के लिए पुनः आशा कार्यकर्ता द्वारा क्लेम किया गया है, तो ये हम देखेंगे कि ये एंट्री आशा द्वारा फिर से की गई है और ये रिकॉर्ड एएनएम के पास आ चुका है। अभी एएनएम इसे पूर्ण रूप से स्वीकृत है, तो इसको पूर्ण रूप से स्वीकृत ऑप्शन पे एंटर करके डाटा फिर से जमा कर सकती हैं। तो ये आशा ऐप के बारे में पूरी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, और अगर फिर भी किसी भी आशा कार्यकर्ता को, एएनएम को इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या कुछ दिक्कत परेशानी इस ऐप के बारे में उनको आ रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आशा कार्यकर्ताओं के पास व एएनएम के पास आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत ही अच्छी वीडियोस हम बनाना शुरू करेंगे, और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपने ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छे से पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।